Good morning, students. Now we start the chapter 1, how, when and where. इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था. उस पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये डेट्स जो हैं वो हमारे हिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट हैं. अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसके अंदर हम पेज नंबर 3 से चलेंगे. हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब पीरियडाइज हर चीज़ को एक काल में या एक पीरियड में क्यों बांटा गया इसमें. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में जेम्स मिल ने जो कि एक फिलोसफर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बुक थी, जिसके अंदर अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. अपने इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक में उन्होंने हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में 3 कालों में विभक्त किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन कैम टू बी द वाइडली एक्सपेक्टेड, और इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया सभी की तरफ से. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री. जो इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से 3 भागों में विभक्त किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इससे इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने में क्या कोई परेशानी आती होगी. वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में क्यों बांटते हैं. वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टराइज ऑफ अ टाइम, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम को दिखाने के लिए उसे हम पीरियड में बांटते हैं. इट्स सर्टन फीचर्स एज दे अपेयर टू अस. सो द टर्म थ्रू विच वी पैराडाइज, दैट इज demarcate the difference between the periods become important. तो किसी पीरियड में बांटने से हम उनमें अंतर कर पाते हैं, उनके बारे में हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं. They reflect our ideas about the past. ये हमें पास्ट के बारे में जो विचार हैं, जो बातें हैं, बताते हैं. They show how we see the significance of the change from one period to next. और ये जो पीरियडाइज किया है उससे हमें पता लगता है कि हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में किस तरीके से आए हैं और क्या हमारे इतिहास में बदलाव आया है. मील थॉट दैट ऑल द एशियन सोसाइटीज़ वर एट द लोअर लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन दैन यूरोप. मील ये सोचते थे कि जो भी एशियन सोसाइटीज़ है उनका सिविलाइजेशन जो यूरोप से क्या है, लोअर है, कम है, नीचा है. अकॉर्डिंग to his telling of story, before the British came of India, Hindu Muslim deposed rule the country. कि जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, ब्रिटिश रूल नहीं हुआ था, उससे पहले हिंदू मुस्लिम ही राज्य करते थे. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टबूस एंड द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ. ब्रिटिश रूल मील फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, मतलब उनका मानना था कि उनकी सोशल लाइफ पहले पूरी बिखरी हुई थी, एक तरीके से क्रमबद्ध नहीं था, और जो मील थे वो उनको इंडियंस को सिविलाइज करना चाहते थे. टू डू दैट इट्स वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया. तो जब मील आए तो उन्होंने चाहा कि भारतीयों को सिविलाइज किया जाए, सभ्य उन्हें बनाया जाए, और इसके लिए वो यूरोप की तरह उन्हें मैनर्स, लिविंग ऑफ आर्ट, इंस्ट्रक्शन और लॉज सिखाना चाहते थे. मील इन फैक्ट सजेशन दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्क्यूर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर दैट द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल. ब्रिटिश मतलब मील चाहते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपनी बस्तियां इंडिया में जाकर डेवलप करें, ताकि जो इंडियंस हैं उनका भी एनलाइटमेंट हो सके एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, मतलब जो इंडियंस लोग हैं उनकी भी प्रगति हो सके, उनमें भी वो सारे मैनर्स और एटिकेट्स आ सकें जो कि यूरोपियन हैं, वो भी सभ्य बन सकें. फॉर इंडियन वॉज नॉट अ कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और
इंडिया जो है वो भारत मतलब जो भारत है वो ब्रिटिश के बिना अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता था. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री British rule represent all the focus of the process and symbolize the period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? मतलब ये कहा जाता है कि जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे भारत अंधेरे में पड़ा हुआ था. क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? In this idea of history, British rule represent all the In this idea of history, British rule represent all the force of progress and civilization. तो ये जो हिस्ट्री बनाने का आइडिया था उसमें सारे ब्रिटिश रूल दिखते हैं जिससे कि भारत में सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस लाई गई. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस. बोले कि ब्रिटिश रूल से पहले के जो पीरियड था वो अंधियारे में है. कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम इस कॉन्सेप्शन को आज मानते हैं? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या हम किसी भी केस में हिंदू मुस्लिम के पीरियड को रेफर करते हैं? डिड नॉट अ variety of faiths accepts simultaneously in this period. Why should we characterize an age only through the religion of the रूलर्स ऑफ द टाइम? मतलब हम किस तरीके से एक धर्म के नाम पर किसी पीरियड को बांट सकते हैं? टू डू सो इट इज़ द सजेस्ट दैट द लीव्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इवन रूल्स इन द एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर दैट द सेम फेथ. तो हमें ये सब समझने में परेशानी होती है कि किसी धर्म के नाम पर पूरे इतिहास को जानना एक बहुत मुश्किल सा काम लगता है. Moving away from the British classification, historians have usually divided India into ancient, medieval and the modern part. अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया बाद में हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया. एंशिएंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न. प्राचीन, मध्य और आधुनिक. मतलब प्राचीन काल की हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास. प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास. दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम. इस डिवीज़न में भी कई प्रॉब्लम आए. इट इज़ अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the force of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. इट इज़ अ मतलब उस समय भी ये प्रॉब्लम आई क्योंकि उस समय पीरियड चल रहा था जो कि मॉडर्निटी पर ज़्यादा निर्भर करता था, जिसमें साइंस, रीजनिंग, प्रजातंत्र, लिबर्टी, सब इक्वलिटी, ये सारी बातें उसमें आती थी. कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? क्या हम इस मॉडर्न पीरियड को अपने स्टडी में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बिना किसी नेगेटिविटी लिए हुए अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं? एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोसेस. तो हम हिस्ट्री में देखते हैं कि लोग अलग अलग बारे में अलग अलग अपने विचार बता रहे हैं और सब कुछ कन्फ्यूज़न का मामला है. तो कोई भी चीज़ है वो डिसाइडेड नहीं है. तो किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए? मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रिफर्स टू द पीरियड्स एज कॉलोनिकल. कुछ हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं उन्होंने कॉलोनिकल के बारे पीरियड के बारे में बताया है. अब नाउ व्हाट इज़ द कॉलोनिकल? कॉलोनिकल क्या होता है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ब्रिटिश कम टू कॉन्क्यूर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल्स. सब जस्टिस, लोकल नवाब्स एंड राजास. यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल
over the economy and the society, collected revenue to meet all their expenses, both the goods they wanted to low price, produced crops they needed for export, and you will understand the change that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in value of taste, customs and practice when the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes. We refer to the progress of colonization. तो ये देखा गया कि ब्रिटिश जो हैं वो भारत में आ गए थे, उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली थी और कुछ राजाओं को, नवाबों में को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जो कि भारतीय लोगों से काम करवाते थे और उनसे लगान वसूल करते थे और फिर वो ब्रिटिशर्स को देते थे। तो इस तरीके से कॉलोनीज बसाई गई थी, मतलब इस तरीके से काम होता था। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल द क्लासेस एंड द ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंज इन द सेम वे, दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आर पास इन द प्लूरल। तो इस तरीके से कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि कुछ लीडर्स हैं वो ही सब काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बसा ली थी और कुछ अपने अंडर में कुछ राजाओं और नवाबों को रखा था जो कि लगान वगैरह वसूल करते थे और इस तरीके से चलता था। हाउ डू वी नो व्हाट सोर्स टू हिस्ट्रियन यूज इन रिटर्न अबाउट द लास्ट 20 to 50 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जो 250 साल हैं उसमें जो इतिहासकार हैं उनने किन सोर्सों से पता किया और क्या लिखा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने उन 250 सालों का जो इतिहास है उसको संग्रहित करके कैसे लिखा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। One important source, if we official records of the British administration, the British believed that the act of the writing was important. कि किसी जो भी ब्रिटिश इतिहास है उसको लिखने के लिए, उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय का, उसको लिखने के लिए उन्होंने ये कहा, मतलब उसको किस तरीके से संग्रहित रखा जाएगा ताकि जो आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि इस जो हमारी हिस्ट्री है उसको लिखा जाना चाहिए ताकि हम उसको कहीं पे संग्रहित करके रखें ताकि आने वाले युग के जो बच्चे हैं वो उसको पढ़ पाएँ। एवरी इंस्टीट्यूशन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियर रिटर्न अप। अब ये इंस्ट्रक्शन निकाले गए कि जो भी डिसीजन ले जाएगा, एग्रीमेंट किया जाएगा या जो भी खोज की जाएगी उन सबको रिटर्न में लिखना होगा। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। और जब ऐसा किया गया तो लोगों ने उसके बारे में पढ़ा और उसके बारे में डिबेट भी किया, मतलब आपस में डिस्कस भी किया। दिस कन्विक्शन produced an administrative culture of memo, notings and reports। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसके बारे में फिर एक मतलब कमेटी बनाई गई और फिर उससे रिपोर्ट्स भी मांगी गई। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। और ब्रिटिश ने ये भी महसूस किया कि जो ये सब चीज़ लिखे जा रही हैं, लेटर्स, एग्रीमेंट्स जो भी हैं, इनको केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। सो दिस सेट अप रिकॉर्ड्स रूम अटैच टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो इसलिए उन्होंने फिर रिकॉर्ड्स रूम बनाए जहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स को रखा जाए। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द Commissioner office, the provincial secretaries, the law courts all had their records room। तो इसके लिए तहसीलदार ऑफिस बनाए गए, कमिश्नर ऑफिस बनाए गए
और कुछ सेक्रेटरीज भी रखे गए जो कि रिकॉर्ड रूम्स का ध्यान रखते थे, इसमें चीज़ों को रिकॉर्ड्स को रखते थे, उनका संरक्षण करते थे। स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन लाइक आर्चीव्स एंड द म्यूजियम्स वर ऑल्सो स्टेबलाइज्ड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, लेटर्स एंड memos that moved from one branch of the administration to another in the earlier year of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and the reports that the Sikh officials prepared, or the instruction and the directives that were sent by the official at the top of the provincial administration. तो आपको यदि इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी डिपार्टमेंट में सुरक्षित रखी हुई है, तो हम पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जाकर उस पीरियड के बारे में जानकारी ले सकते हैं जिसके बारे में हमें जानना है। In the early year of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphists, that is, by those who specialize in the art of beautiful writing. 19th सेंचुरी में इन ये जो रिकॉर्ड्स पुराने थे इनकी कॉपी की गई और एक कैलीग्राफिस्ट के द्वारा इसको बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा गया। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज दैट द रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज द प्रोसेस ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद जब मिडल ऑफ आ गया 19th सेंचुरी का, मतलब बीच का पीरियड आ गया, तब तो फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होने लगी और बहुत सारे इनके प्रिंट्स निकलने लगे और रिकॉर्ड्स में गवर्नमेंट रखने लगी, अपने डिपार्टमेंट्स में उसको सुरक्षित रखने लगी। फिगर फॉर द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया कैम्प अप इन 1920। तो इस तरीके से इस चैप्टर में बताया गया है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में इसमें पढ़ाया गया है। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, फ्रॉम दिस वेस्ट कैपेस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट नो लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दे टेल अस व्हाट इज द ऑफिशियल थॉट्स। लेकिन इसमें केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को शामिल किया गया है, वो केवल हमें ऑफिशियल थॉट्स के बारे में ही बताते हैं। They were interested in what they wished and preserved for their prosperity. These records do not always help understand what other people, the country felt and what lay behind their action. ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसके बारे में बताते हैं, लेकिन इन रिकॉर्ड्स को लेकर लोगों ने क्या सोचा और उनके बारे में उन्होंने क्या अपना एक्शन लिया वो नहीं बताते हैं। For that we need to look elsewhere. When we begin to search for their other sources, we find them the plenty thought they are more difficult to get than official records. तो यदि हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमें कुछ और सोर्सेज के बारे में भी जानना पड़ेगा। As printing spread, newspaper were published, issues were debated in public. अब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो न्यूज़पेपर से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। लीडर्स रिफॉर्म्स wrote to spread their ideas, poetry, novels, express their feelings. इसी तरीके से जो लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो अपने आइडियाज़ वगैरह को लिखते हैं। ऑल दिस सोर्स however produced तो all these sources however be produced by those who were literate. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the works in the minds of the poor on the street. Getting to know their lives a more difficult task. Yet this can be done if maybe a little bit of efforts. When you read these books, you will see how this can be done. तो ये है कि काफ़ी चीज़ें हुई है, रिकॉर्ड भी बने हैं, न्यूज़पेपर वगैरह आए, लेकिन जो भारत के बेचारे गरीब लोग हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, उनके बारे में यदि हमें जानना है तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं। तो उसके लिए हमें और भी इस बारे में हम इस किताब में पढ़ेंगे। ये चैप्टर ख़त्म होता है।